हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक रुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब स्वस्थ हों, पढ़ रहे हों और लगातार इतनी मेहनत करिए कि अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और मैं अपने एंड से आपके लिए जितना कर सकता हूं उतना पूरी कोशिश करता हूं करने की। आप मुझसे जितना भी चाहते हैं उतना आप मुझसे ले सकते हैं और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मुझे एक शिक्षक के तौर पे ना लें। आप मुझे शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र के रूप में अपने आप को मेरे साथ महसूस कर सकते हैं। मैं आपके साथ हर कदम पे आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए जुड़ा रहूँगा और किसी भी स्टूडेंट को अगर हमसे किसी भी तरीके से यूपीएससी के किसी भी सेगमेंट को लेकर के बात करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ से, या आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 7827188599 पे। आज से पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं फेसबुक सीरीज की, और उन 3 क्लासेस में हमने आपसे स्टडी डिस्कस किया था, मटेरियल डिस्कस किया था, सीसैट को पूरा डिस्कस किया था और वहाँ हमने डिस्कस के माध्यम से ये समझने की कोशिश की थी कि किन किन सेगमेंटों को हमें कितना समय देना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसके नोट्स किस तरीके बनाना है, उसके मॉक टेस्ट किस तरीके के देने हैं। पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे देख सकते हैं, या हमारे फेसबुक पे आप उसको देख करके पढ़ सकते हैं। मैं उसकी एक छोटी सी समरी आपको बता देता हूँ। जो पहली लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हमने आपसे बताया था कि हमारे पास कुल 115 दिन बचे हुए हैं पढ़ने के लिए, और उन 115 दिनों की जो काउंटिंग हमने की थी वो काउंटिंग हमने 10 जून से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच की थी, क्योंकि हमने कहा था कि 4 अक्टूबर को आपका आईएएस का है और 11 अक्टूबर को पीसीएस का। तो हम केवल 2 अक्टूबर तक की तैयारी को लेकर चलेंगे और 115 दिन हमारे पास कुल थे, जिसके तहत हम आईएएस बीसीएस दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे थे। उन 115 दिनों में से आज आपका 16 तारीख है, 4 दिन खत्म हो चुके हैं, 6 दिन खत्म हो चुके हैं, मतलब आपके पास अब बचे 109 दिन। और उसमें हमने बताया कि था कि फर्स्ट 60 डेज में आपको क्या पढ़ना है, लास्ट 55 डेज में क्या पढ़ना है। 2 सेगमेंट हमने आपको उसमें क्लियर किया था। हमने बोला था कि जो फर्स्ट 60 डेज होंगे उसमें आप प्री कम मेंस पढ़िए, जो लास्ट 55 डेज होंगे उस पर पूरा प्री फोकस्ड आपको पढ़ना है। इसी को लेकर के हमने सेकंड लेक्चर लिया था फेसबुक सीरीज की। उसमें हमने बात की थी कि फर्स्ट 60 डेज में आपको कौन कौन सी बुक पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितने अंदर तक जाकर पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से मॉक टेस्ट देना है, इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया था। थर्ड क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एडवांस में हम कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। एडवांस का मतलब जो लास्ट 55 डेज हैं उनमें हमको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, किस तरह रिवीजन करना चाहिए, किस तरह नोट्स बनाने चाहिए, किस तरह मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 60 डेज का जो मॉक टेस्ट देने का तरीका होगा वो लास्ट 55 डेज का जो तरीका होगा दोनों में डिफरेंस होगा। वो हमने वहाँ डिस्कस किया हुआ है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा पे जाकर के फ्रॉम लखनऊ पे जाकर के देख सकते हैं। फिर हमने आपसे वहाँ बात की थी, जो थर्ड लेक्चर थी वहाँ हमने बात किया था आपसे सीसैट को लेकर के। पूरा हमने डिस्कस किया था कि सीसैट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों सीसैट को पढ़ना चाहिए, सीसैट को कैसे पढ़ना चाहिए, सीसैट को कितना घंटे देना है, सीसैट के कितने सिलेबस, सीसैट के सिलेबस में कितने पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को लेकर के क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस पॉइंट को कितने हद तक जाना है, किस पॉइंट के लिए कौन सा मटेरियल्स होगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ हमने बताया था कि आपको पढ़ना चाहिए। सॉरी, ये सारी बातें हमने वहाँ की थी। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम अब आगे से आपके साथ जुड़ेंगे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, और हम एक एक सब्जेक्ट को रिव्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, और रिव्यू के माध्यम से हम ये जानेंगे कि उस सब्जेक्ट को कैसे कम समय में अधिक से अधिक आउटपुट के साथ पढ़ना चाहिए। और मैंने बताया था कि मैं आपको वहाँ पढ़ाऊंगा नहीं पूरा सब्जेक्ट, लेकिन हाँ, जो मैं रिव्यू करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, वो रिव्यू ही अपने आप में आपके प्री कोर्स का लगभग 70% कवर कर रहा होगा। और अगर आप उसको जिस फॉर्मूले में बता रहा हूँ उस फॉर्मूले में अगर आप रिवीजन के समय लास्ट 55 डेज में पढ़ते हैं तो आप विश्वास मान चलिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन प्री लेवल का छूटने वाला नहीं है, और मेंस भी आपका साथ साथ में कवर हो जाएगा, क्योंकि हायरार्की के साथ हम उसको पढ़ेंगे। और हमने उसमें बोला था कि जब हम पहले स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम मॉडर्न इंडिया से। तो हमने उसमें देखा था कि मॉडर्न इंडिया से हमें स्टार्ट करनी थी, तो मॉडर्न इंडिया के तहत हमने बात किया था कि कैसे हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जो आपके साथ लाइव आए हैं उसमें हम सब्जेक्ट का जो रिव्यू क्लास है उस रिव्यू क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके हिस्ट्री सेगमेंट से, और हिस्ट्री सेगमेंट में हमने सबसे पहले उठाया मॉडर्न इंडिया। अब सवाल ये है कि हिस्ट्री सेगमेंट में हमने मॉडर्न इंडिया पहले क्यों उठाया,
एंशिएंट उठाना चाहिए था, मिडेवल उठाना चाहिए था, मॉडर्न ने क्यों उठाया? मॉडर्न हमने इसलिए उठाया क्योंकि आप अगर सिलेबस देखेंगे और आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो प्री में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए प्री में अगर हिस्ट्री से आप देख लिए 2011 से आज तक, 2011 से आज तक आप देखिए 2019 तक, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्री में अगर हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन बने हुए हैं तो उसमें से लगभग 15 क्वेश्चन के करीब, 15 से 16 क्वेश्चन के करीब जो होगा वो मॉडर्न इंडिया से होगा। एक तो रीजन ये है कि जिसको हमने पहले मॉडर्न इंडिया के रूप में उठाया है। दूसरा रीजन ये है कि आप जब मेंस का सिलेबस देखेंगे, क्योंकि आप यहाँ जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट 60 डेज में, वो मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? इसलिए क्योंकि प्री और मेंस के बीच का जो समय मिल रहा है वो आपको कम मिलेगा, उसमें आपको ऑप्शनल के साथ साथ पूरे सब्जेक्ट को रिव्यू करना होगा। तो दूसरा सेगमेंट ये है कि मेंस में केवल मॉडर्न इंडिया की बात की गई है, इनको लेकर के हम पहले मॉडर्न इंडिया को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न इंडिया के बाद हम आएंगे आपके साथ एंशिएंट इंडिया पे। एंशिएंट इंडिया को इसलिए डिस्कस करेंगे कि दूसरा जो सेगमेंट है क्वेश्चन बनने का, बाकी जो 4 क्वेश्चन बचे आपके, उस 4 क्वेश्चन में से जो रेशियो होगा, कभी कभी चारों के चारों क्वेश्चन एंशिएंट से बन जाते हैं, कभी कभी 3 और 1 का रेशियो हो जाता है। मतलब क्या है कि 16 क्वेश्चन आपके बनेंगे मॉडर्न इंडिया से। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 4 क्वेश्चन में से 3 या तो एंशिएंट इंडिया से बनेंगे, 1 मिडेवल से बनेगा, या तो चारों एंशिएंट इंडिया से बन जाएंगे। ये पूरी पॉसिबिलिटी होती है। मिडेवल इंडिया से क्वेश्चन बनने की संख्या लगातार कम होती जा रही है प्री में। और एंशिएंट इंडिया को हम इसलिए भी लेंगे क्योंकि एंशिएंट इंडिया अपने आप में कल्चर है। एंशिएंट इंडिया का जो सेगमेंट है वो अपने आप में कल्चर का वाला पोर्शन है, तो इसलिए भी हम एंशिएंट इंडिया को साथ में लेंगे। तीसरा हमने कहा था कि हम मिडेवल इंडिया को छोड़ेंगे, इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि मिडेवल इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट है और वहाँ से क्वेश्चन बनने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम रहती हैं। 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, और वो जो क्वेश्चन बनते भी हैं या तो आप ना कॉमन सेंस में हैं, वो तो चीज़ें हमसे हो जाती हैं, और नहीं तो वो फिर इतनी टिपिकल बनती हैं, इतनी फैक्चुअल बन जाती हैं कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो मॉडर्न इंडिया, मिडेवल इंडिया को बड़े स्तर पे पढ़ने से बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मिडेवल इंडिया को हम पूरा पढ़ भी लेते हैं तो 1-2 क्वेश्चन तो आप आएंगे और उसको पढ़ने में अच्छा खासा समय हमारा बीतने वाला है। तो हमने पहले लेक्चर में कहा था कि अगर आपको मिडेवल इंडिया पढ़नी भी है तो आप फर्स्ट 60 डेज में पढ़ लीजिए और पढ़ करके उसकी समरी बना के रख लीजिए। लास्ट 55 डेज में आपको उस समरी को रिवीजन करना होगा, मिडेवल इंडिया को छोड़ना होगा। आप मिडेवल इंडिया को छोड़ सकते हैं, ये मेरा पर्सनल अपना व्यूज है। इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के सेगमेंट को। हिस्ट्री के बाद हम सीधे पहुंचेंगे इन्वायरमेंट के सेगमेंट को। इन्वायरमेंट के सेगमेंट को इसलिए हम उठाएंगे क्योंकि आप देखेंगे कि 2012 से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन के पूछने का जो रेशियो है वो अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। इन्वायरमेंट के सेगमेंट से क्वेश्चन बढ़ने लगे हैं। हिस्ट्री के बाद अगर कोई सेगमेंट से क्वेश्चन बनने वाला पोर्शन आ रहा है को छोड़ करके आगे बढ़ रहा है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपका आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी आप पीसीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस कोरोना काल में जहां इन्वायरमेंट को लेकर के खूब ढेर सारी पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है, इस काल में भी आपका इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनना बहुत ही जरूरी है और वो क्वेश्चन बनेगा भी। तीसरा सेगमेंट ये भी है कि पेरिस कन्वेंशन इस साल से इम्प्लीमेंट किया जाना था, अब उसको लेकर के क्या रणनीति बनेगी आगे देखेंगे। तो इन तीनों सेगमेंट को लेकर के और प्रीवियस ईयर के पेपर का अध्ययन करके उससे अनुभव लेते हुए हम आपसे कहेंगे कि आप सेकंड प्रायोरिटी में अपने इन्वायरमेंट सेगमेंट को रखिए। तीसरा जो हमारा सेगमेंट है वो है साइंस का। साइंस, हालांकि आप जितने भी पोर्शन साइंस के बनेंगे वो बनेंगे आपके कर्म से लेकर के, लेकिन चूंकि कोरोना काल में आकर के साइंस जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के वर्ल्ड में जिस तरीके से फंडिंग हो रही है या जिस तरीके से सिचुएशन बन रहे हैं, उन सारे सिचुएशन को देखते हुए जो साइंस का बायोटेक वाला पोर्शन है, ह्यूमन बायो वाला पोर्शन है, ह्यूमन डिजीज वाला पोर्शन है, इन सारे पोर्शन से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं पूरी हैं, बहुत प्रबल हैं। तो मेरे हिसाब से आपको साइंस का जो करंट वाला पोर्शन है उसको फर्स्ट 60 डेज में अच्छे तरीके से पढ़ लेना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये दोनों बातें हैं। अगर आप इसको हल्के में मान के या थोड़ा मान के चलेंगे तो हो सकता है कि आगे आपके लिए भारी पड़ जाए। तो ऐसे सेगमेंटों को फर्स्ट 60 डेज में पढ़ जाइए, उसका समरी नोट्स बना लीजिए
और उसको बना कर रखिए ताकि लास्ट में रिवीजन करने के लिए आपको किताब ना खोलनी पड़े, आप ट्रेडिशनल पोर्शन के जो बड़े बड़े पोर्शन है उनके लिए कुल किताब देख पाएँ। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप वहाँ कर सकते हैं। तो जो बायोटेक वाला पोर्शन है, जो ह्यूमन बायो वाला पोर्शन है, जो ह्यूमन डिजीज वाला पोर्शन है, जो ह्यूमैनिटीज़ को लिंक करता है, जो न्यू इन्वेंशन को दिखाता है, उन सारे सेगमेंट को लेकर, जो हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करता है, इन सारे सेगमेंट को लेकर के आप साइंस वाले पोर्शन को अच्छे तरीके से कवर करिए। इसके बाद हम देखेंगे जो अगला सेगमेंट है हम आएंगे वो हम आएंगे इकोनॉमी पे। इकोनॉमी अपने आप में बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है, लेकिन जबकि हमारा ये मानना है कि इकोनॉमी को अगर ट्रेडिशनल पोर्शन को उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया जाए तो इकोनॉमी से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। सब्जेक्ट है, हालांकि सारे सब्जेक्ट आपके दैनिक जीवन से रिलेट करते हैं, लेकिन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जेब से रिलेट करता है। और आपकी जेब का मतलब है कि आपकी सारी आकांक्षाएं, आपकी सारी इच्छाएं, आपके सारे डिजायर्स सब के सब आपके जेब पे डिपेंड करते हैं। तो आपके जेब में जो पड़ा हुआ आर्थिक संसाधन है, आपके जेब में पड़ी हुई जो मनी पैकेट है, वो मनी पैकेट ही तो अर्थव्यवस्था है। जैसे आपके जेब में मनी पैकेट है, वैसे सरकार के जेब में मनी पैकेट होता है, वैसे वर्ल्ड बैंक मनी पैकेट होता है, वैसे IMF में मनी पैकेट होता है। तो जैसे आप प्रॉब्लम फेस करते हैं वैसे वर्ल्ड बैंक भी करता है, वैसे RBI भी करता है, वैसे सरकार भी करती है। तो जो समस्या आपके सामने है उस समस्या को दूर करने के लिए जो आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं वैसे सरकार करती है। तो अगर आप उसको अपने दैनिक जीवन से लिंक करते हुए देखेंगे तो इकोनॉमी से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि उसका सारा का सारा एग्जाम्पल और हिस्ट्री ले लीजिए आप, पॉलिटी ले लीजिए आप, ज्योग्राफी ले लीजिए, इन सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं जब कहीं कोई घटना होती है तो आपको टीवी पे देखने के लिए जाना पड़ता है, उसको 3D पिक्चर देखने पड़ते हैं। लेकिन इकोनॉमी ऐसा है जो आपके साथ सुबह से आंख बंद कर खोलने से लेकर के आंख बंद करने तक पूरी प्रक्रिया में आपके साथ गुजरता है। तो इकोनॉमी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक को लेकर के डर नहीं होना चाहिए। और अगर आपको मैंने बताया भी था अपने पुराने लेक्चर में कि अगर आपको इकोनॉमी का बेसिक क्लियर करना है तो आप टी आर जैन की जो बुक आती है माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि एंड व्यष्टि जिसको बोला जाता है, उसको अगर आप पढ़ते हैं, और क्लास 9th की एक इकोनॉमिक की बुक है NCERT, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। और इकोनॉमी में सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ही किसी भी देश की इकोनॉमी को रिलेट करता है, किसी भी देश की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको वही निर्भर करता है। तो आपको बैंकिंग सिस्टम को पहले पढ़ना चाहिए। और इकोनॉमी इसलिए भी आपको पढ़ना है क्योंकि इस बार का जो सबसे सेगमेंट है वो आत्मनिर्भर भारत। मैं बार बार आत्मनिर्भर भारत पे मेरी 6 सीरीज हैं, उन 6 सीरीजों को आपको जा करके हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे आप उसको देख सकते हैं। मैंने वहाँ 6 सीरीज के माध्यम से पूरे आत्मनिर्भर भारत को सबसे बेहतरीन तरीके से कवर किया है। वहाँ एक पूरे आत्मनिर्भर भारत पे लगभग 8 से 9 घंटे की क्लास हुई है। और 2020, 2021, 2022 के लिए चाहे प्री का एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यू का एग्ज़ाम हो, चाहे PCS का एग्ज़ाम हो, चाहे IAS का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ामों के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना सबसे बड़ा सेगमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है, क्योंकि यह आत्मनिर्भर भारत योजना भारत को एक क्रांतिकारी रूप से परिवर्तनकारी साबित होने वाला है। और इसलिए अगर आप आत्मनिर्भर भारत को अच्छे तरीके से कवर करते हैं तो मेरा मानना यह है कि इकोनॉमी के साथ साथ आप सारे सब्जेक्टों को लगभग 30 से 40% तक स्वतः कवर कर लेंगे। मैंने वहाँ जो क्लास लिया हुआ है वो मेंस लेवल तक को आपको हमने वहाँ पढ़ाया हुआ है, और मैं दावा करता हूँ कि उससे ज़्यादा आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। उसको मैं फैक्ट से लेकर के कॉन्सेप्ट तक, ट्रेडिशनल पोर्शन से लेकर के और आज के जो प्रेजेंट सिनेरियो है उन सारे एस्पेक्ट्स को लेकर के, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से, पॉलिटिकल सेगमेंट से, हिस्टोरिकल सेगमेंट से, ज्योग्राफिकल सेगमेंट से, इन्वायरमेंटल सेगमेंट से, 360 डिग्री सेगमेंट को लेकर के हमने पूरे आत्मनिर्भर भारत को कवर किया हुआ है। वहाँ आप पढ़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे जाकर के। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है इस साल इकोनॉमी वाला सेगमेंट। दूसरा कि आपको इकोनॉमी इसलिए भी पढ़नी है क्योंकि इकोनॉमी के साथ 2 ऐसे सेगमेंट है जो लिंक है, जिनको लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत ही हल्के में आते हैं और उसको बाद के लिए रख देते हैं कि बाद में उसको पढ़ लेंगे, या या किसी तथाकथित कोचिंग के द्वारा या किसी तथाकथित व्यक्ति के द्वारा
उसके बनाए हुए 60 नोट्स को हम पढ़ करके और उसको हम समझ लेंगे और एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, इकोनॉमी के जो दो सबसे बड़े सेगमेंट हैं, पहला बजट और दूसरा सर्वे। ये दो ऐसे पार्ट हैं जिनको अगर आप खुद नहीं पढ़े, जिनको अगर आप खुद पढ़ के खुद का नोट्स नहीं बनाए, तो आप कोई भी शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, मार्केट में कोई भी शॉर्ट नोट्स, किसी भी कोचिंग का शॉर्ट नोट्स आ जाए इन दोनों सेगमेंट का, तो मैं दावा करता हूं कि आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाला है। क्योंकि इन सेगमेंटों पे जो क्वेश्चन बनता है वो पॉइंट में नहीं बनता है। बजट और इकोनॉमी से क्वेश्चन बनना 100% तय होता है, पर रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि जो जब भी इकोनॉमी के क्वेश्चन बने हैं तो बजट और सर्वे को मिला करके रेशियो जो रहा है वो 40 और 60 का रहा है। मतलब 40% अकेले बजट और सर्वे होता है, और बजट और सर्वे केवल इकोनॉमिक सेगमेंट को लेकर नहीं करता है। बजट और सर्वे, जो बजट और सर्वे आपका है वो यूपीएससी के सभी ट्रेडिशनल पोर्शन को लिंक करता है। क्योंकि मैं आपसे बताया ना कि अगर आपको कोई भी सेगमेंट पढ़ना है, किसी देश को समझना है, किसी घर को समझना है, किसी गांव को समझना है, खुद को समझना है, किसी व्यक्ति को समझना है, तो आप उसकी इकोनॉमी को समझ लीजिए। आप उसकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को अगर समझने लग गए, बैकग्राउंड को समझ गए, तो आप उसके पॉलिटिकल, उसके सोशल, उसके रिलीजियस सारे सेगमेंट को आप समझ लेंगे, सारे सेगमेंट को आप समझ लेंगे। क्योंकि अगर आर्थिक चक्र का पहिया घूमेगा ना, जब तक आर्थिक चक्र का पहिया नहीं घूमेगा, जब तक इकोनॉमी रन नहीं करेगी, तब तक आगे कुछ भी होने वाला संभव नहीं है। आप इस इतिहास गवाह आप देख लीजिए। पहले जो आपका स्टोन एज है उसमें आप इकोनॉमी का चरण देखिए, और जो इधर मौर्य एरा है उसमें इकोनॉमी का चरण देखिए, जो गुप्ता एरा है उसमें इकोनॉमी का चरण देखिए, जो वैदिक एरा है उसमें इकोनॉमी का चरण देखिए। वैदिक एरा में पशुपालन प्राथमिकता में था, कृषि बाद में था। तो वहां आप देखेंगे कि जन नामक शब्दों का विकास नहीं होता, कबीला संगठन हो रहा था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आप आते हैं और सिनेरियो चेंज होता है, मतलब उत्तर वैदिक काल में आके क्या हो गया कि अब कृषि प्राथमिकता में आ गया और पशुपालन पीछे चला गया। तो जब कृषि प्राथमिकता में आया तो अधिशेष यानी कि जो रेस्ट अमाउंट है हमारे खाद्यान्न का, वो बढ़ा। उस रेस्ट अमाउंट पे कब्जा करने के लिए, उस रेस्ट अमाउंट पर अपना अधिकार जमाने को लेकर के संगठन, और यहीं से जन शब्द की उत्पत्ति हुई। और जब महाजनपद काल में आप जाएंगे, महाजनपद काल कब आया कि वहां कृषि के साथ साथ जो ट्रेड मार्ग डेवलप हो रहे हैं, जो उत्तरापथ था, दक्षिणापथ जो मार्ग डेवलप हो रहे हैं, विदेशों से जो हमारा व्यापार बढ़ रहा है, तो वहां आप देखेंगे कि फर्स्ट पे कृषि, सेकंड पशुपालन, सेकंड पे, लेकिन अभी भी यहाँ बड़े स्तर पे आपके पास अधिशेष यानी कि खाद्यान्न या जो भी आपका इकोनॉमी का सेक्शन है वो बड़े स्तर पर नहीं जा रहा है। आते हैं और ट्रेड जो मार्ग है डेवलप होता है, तो अब आपके पास कृषि और पशुपालन के साथ साथ व्यापार से भी पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, व्यापार से भी इकोनॉमी में इन्वेस्ट स्टार्ट होता है। तो वहां क्या होता है कि अब वहां जन कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, महाजनपद में, मतलब महाजन और बड़ा क्षेत्र पैदा हो गया। और आगे फिर देखेंगे मौर्य काल में कैसे होता है, गुप्ता काल में इतनी बूस्ट करती है कि वहां मंदिर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और वहीं आप देखिए, अगर थोड़ा और आगे हम बढ़ें और आगे हम चलें, तो आप देखेंगे कि जो औरंगजेब के बाद जैसे डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, इकोनॉमी उनकी गिरना स्टार्ट होती है। मोहम्मद शाह के काल में आकर के जब हैदराबाद, निजामुल मुल्क के द्वारा हैदराबाद, सादत खां के द्वारा अवध, और मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल, ऐसे छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। और इनके उदय से जब राजस्व का ट्रांसपोर्टेशन है वो केंद्र की तरफ, तो मुगल सत्ता अपने आप धीरे धीरे बैठना स्टार्ट कर देती है और कमजोर होकर के टूट जाती है। इसी तरह आप आगे देखेंगे मॉडर्न इंडिया में कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत, ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट होता है, तो आप देखेंगे सोने की चिड़िया कागज की चिड़िया बन के ठहर जाती है। इसी तरह इथोपिया को देख सकते हैं, सूडान को देख सकते हैं, अफ्रीकी राष्ट्र को देख सकते हैं कि जहां इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर रही है, जहां का इकोनॉमिक साइकिल नहीं चल रहा है, वहां पूरा का पूरा सेगमेंट ठप पड़ जाता है। तो इसलिए इकोनॉमिक सेगमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। बजट और सर्वे आपको पढ़ना चाहिए, और आपके पास अभी सफिशिएंट समय है। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बजट इकोनॉमी से बनने वाले क्वेश्चन का 40% बजट और सर्वे से बनता है, और बाकी 60% भी बजट और सर्वे के से निकलने वाले कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, तो आपको बजट और सर्वे पढ़ना चाहिए। खुद पढ़िए, खुद नोट्स बनाइए, खुद उसका समरी बनाइए,
क्योंकि उसमें कई ऐसे टर्मिनोलॉजी होती है कि जब आदमी शॉर्ट नोट्स बनाता है तो कम से कम पेज में बनाने के चक्कर में वो क्या करता है कि शॉर्ट चीज़ों को छोड़ देता है, जैसे 2013 में जीसीएफ पहली बार आया, ग्लोबल क्लाइमेट फंड, तो हर किताब ने, हर मैगजीन ने, हर व्यक्तियों ने मिलकर के शॉर्ट नोट बनाया, लेकिन किसी ने जीसीएफ के बारे में फुल फॉर्म तो दे दिया, लेकिन किसी ने फंडिंग कौन कौन सी संस्था करती है इसको लेकर के बात नहीं की। और उसी साल यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन बना और वहाँ 3 ऑप्शन तो मिल गए क्योंकि सब जगह कॉमन थे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि फंडिंग कौन करता है इसको लेकर के वो चौथा ऑप्शन बना दिया, और चौथे ऑप्शन के साथ ऐसा यूपीएससी खेल गया कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट उसको गलत कर दिए। इसी तरह आगे 2015 में जीईएफ आया, 2014-15 में ग्लोबल इन्वायरमेंटल फंड, तो भी क्या हुआ कि जीईएफ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हमें प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए भी लगाना चाहिए क्योंकि क्या चल रही है, तो जब भी इकोनॉमी में कोई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है तो उससे क्वेश्चन बनना पूरी तरीके से स्वाभाविक हो जाता है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे मॉडर्न इंडिया के बाद हम देखेंगे एंशिएंट इंडिया। मैं मिडेवल छोड़ूंगा, मैंने आपसे पहले कहा था तुम एंशिएंट इंडिया के बाद हम देखेंगे आकर के आपका इन्वायरमेंट के बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक, और उसमें हम डिस्कस करेंगे जो आपका बायोटेक वाला पोर्शन है, डिस्कस में हम वहाँ रिव्यू देंगे आपको। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे इकोनॉमी, और इकोनॉमी के बाद हम सीधा आ जाएंगे कहाँ, पॉलिटी पे। पॉलिटी सेगमेंट में हम आकर के आपसे बात करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल सेगमेंट भी अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। क्योंकि अगर इकोनॉमिक सेगमेंट के बाद दूसरा कोई सेगमेंट है जो किसी राष्ट्र के, किसी व्यक्ति के, किसी दुकान के, किसी जगह के नेचर को समझने में हमारी हेल्प करता तो है पॉलिटिकल सेगमेंट। इकोनॉमिकल सेगमेंट पहिया चलता है तो उसके बाद तुरंत दूसरा पहिया जो घूमने वाला है वह पॉलिटिकल सेगमेंट। तो हम पॉलिटिकल सेगमेंट पे भी बात करेंगे। तो दूसरा हमारा सेगमेंट है इकोनॉमी के बाद जो डिस्कस करने वाला, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे पॉलिटी वाला। पॉलिटी के बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे आकर के आगे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे आकर के कल्चर वाले पोर्शन को। और इन सारे पोर्शनों के साथ हम आपसे डिस्कस करेंगे आकर के करंट वाले सेगमेंट को। इनके पैरेलल हम करंट वाले सेगमेंट भी डिस्कस करेंगे। करंट के लिए हम अलग से बात नहीं करेंगे। जैसे जब हम हिस्ट्री का आपसे डिस्कस कर रहे होंगे तो हम पिछले 1 सालों में करंट के सेगमेंट में हिस्ट्री में जो भी चीजें होंगी उसको हम आपको लिस्ट बता देंगे कि आपको उसको पढ़ लेना चाहिए। इसी तरह हम पॉलिटी का करेंगे तो पॉलिटी का बता देंगे, इकोनॉमी का करेंगे तो इकोनॉमी का बता देंगे। आगे आपकी जो भी क्लास होंगी, जो रिव्यू क्लास में नाम दिया हूं, तो रिव्यू क्लास का सेगमेंट के तहत हम आपसे जो डिस्कस करेंगे उसकी हायरार्की आप समझ लीजिए एक बार फिर से, और आप उसके लिए तैयार रहिए। पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया के बाद हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट इंडिया के बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के बाद डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के बाद डिस्कस करेंगे साइंस टेक के बाद डिस्कस करेंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी के बाद डिस्कस करेंगे हम आपसे क्या, कल्चर। और इन सब के साथ हम जो करंट वाला पोर्शन है उसको साथ साथ लेके चलेंगे। तो इतना सेगमेंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और कल हम आपके साथ लाइव होंगे सुबह। कल प्रातः 8 बजे हम आपके साथ लाइव आएंगे, और कल हम पहली क्लास जो हमारी है मॉडर्न इंडिया, उसके साथ हम आपका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो कल प्रातः 8 बजे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया के साथ रिव्यू में देखेंगे कि कैसे हम मॉडर्न इंडिया को पढ़ा जाए, मॉडर्न इंडिया को किस सेगमेंट में पढ़ा जाना चाहिए, किस तरह पढ़ा जाना चाहिए, किस सेगमेंट को पहले पढ़ना है, किस सेगमेंट को बाद में पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें, हायरार्की क्या होनी चाहिए पढ़ने की, वो सारी चीज़ें हम आकर के वहाँ आपसे डिस्कस करेंगे। तो कल हम मिलते हैं आपके साथ प्रातः 8 बजे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाकी हमारे पुराने लेक्चर्स को देखने के लिए या फेसबुक सीरीज की जो भी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की है उस स्ट्रेटजी को लेकर के, कि पहले क्लास में हमने कैसे 115 दिन डिसाइड किए, उसके लिए हमने स्ट्रेटजी क्या बनाई, उसके लिए सीसैट क्या स्ट्रेटजी रही, सीसैट का डिस्कशन क्या रहा, या आत्मनिर्भर भारत योजना पढ़ने के लिए, या प्रस्तावना पढ़ने के लिए, या मुद्रण बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी भी मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ने को लेकर के इन सारे मुद्दों पे आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ। तो विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, उसको पढ़िए, वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए। कोई समस्या होती है उस लेक्चर को पढ़ने में तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7827188599 पे, और आप हमें टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं PDF प्राप्त करने के लिए। हमारी टेलीग्राम ID है भूमि IAS। शुभ रात्रि मित्रों, पढ़ते रहिए, मिलते हैं
कल की क्लास में मॉडर्न इंडिया के साथ। नमस्कार।